नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे फाइटर जेट की जिसे युद्ध की दुनिया में यानी फाइटर जेट की दुनिया में या फिर हथियार की दुनिया में जो भी आप कहें उसमें उसे बकासुर के नाम से आप उसे कह सकते हैं। बल्कि बकासुर से भी खतरनाक और भयानक ये एयरक्राफ्ट है। अगर इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान जैसी छोटी मोटी एयरफोर्स के ऊपर छोड़ दिया तो ये तो एक रात में खा जाएगा। जी हाँ, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका अपना ही एक अलग फैन बेस है। जी हाँ, और इसके विरोधी भी हैं और सबसे ज्यादा इसके विरोधी भारत में ही है। क्योंकि जब भी बात आती है कि भारत इसे खरीदेगा और अमेरिका से बेचने का मूड है, लेकिन तभी भारत में आवाजें उठने लगती हैं। ये वही लोग होते हैं दोस्तों, जब इसरो कोई कामयाबी हासिल करता है तो यही लोग उठ कर कहते हैं कि हमारा देश तो भूखे नंगों का देश है। हम इतने महंगे पैसे इतने महंगे इक्विपमेंट क्यों खरीद रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे खर्च करके क्यों हम मंगल पे जा रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जब भी कोई भारत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो ये भारतीय साइंटिस्ट भारतीय आर्मी को डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो हमें इनकी परवाह न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, पहले के समय में युद्ध को सेना के बल पर जीता जाता था। मतलब जिसकी जितनी बड़ी सेना वो उतनी बड़ी जीत हासिल करता था और उतनी जल्दी जीत जाता था। पर जब से आधुनिक हथियारों का आविष्कार हुआ है तब से सब कुछ बदल गया है। अब आधुनिक हथियार किसी भी सेना की असल ताकत को बयां करते हैं और इसमें अमेरिका नंबर 1 पे है और फिर आता है रूस का नाम। तो बात 1980 के दशक की है, जब रूस के मिग 29 और सुखोई 27 लड़ाकू जहाजों के सामने अमरीकी जहाज फेल हो रहे थे, लगातार गिर रहे थे दुनिया भर में। अमेरिका अपने पुराने लड़ाकू जहाज F-15 ईगल और F-16 फाल्कन जैसे जो कारगर जहाज थे उसके अपने समय के सबसे कामयाब जहाज में अब उसके सामने टिक नहीं रहे थे और लगातार दुनिया भर में जहां जहां अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था रूस के साथ वो पीछे रह रहा था। तो इसी दौर में 1918 में ही अमेरिका ने एक नए जहाज को बनाने की एक नए फाइटर जेट को बनाने की तैयारी करी। उसने 2 टीम बनाई। 2 टीमों को एक कंपटीशन के तहत लाया गया कि आप दोनों को ही एक 4 साल के अंदर हमें एक एक फाइटर जेट का प्रोटोटाइप देना है जो एक तरह से पूरी तरह से स्टेल्थ हो और जो दुनिया में उसका कोई जोड़ ना हो। तो दो दोनों टीमों ने 4 साल बाद एक एक प्रोटोटाइप दिया जिसका नाम था F-22 और F-23। तो दोस्तों, उन्होंने दोनों टीमों ने एक तरह से एक दूसरे को बेहतर बनाना चाहा। F-22 पहले इसका नाम YF-22 था। इसकी शुरुआत से ही एक तेज और आक्रामक जो जेट बनाने की तैयारी थी, इसलिए ही उन्होंने अपने जेट में थ्रस्ट, वेक्टोरिल और नोजल्स लगाए। एक लंबे समय के बाद 1991 में जब दोनों जेट्स के बीच मुकाबला किया गया तो YF-22 यानी जो F-22 रैप्टर का पहला नाम था, YF-22 उस मुकाबले को जीत गया और YF-23 हार गया। लेकिन YF-22 तेज तो था, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस हिसाब से पीछे नहीं छोड़ पाया क्योंकि अन्य खूबियों में YF-23 काफी आगे था। कहते हैं कि उसके हारने का कारण ये भी वजह की तेज रफ्तार। माना जाता है कि जो F-23 बहुत तेज उससे उड़ता था, जरूर था, लेकिन उसके कारण उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। वहीं दूसरी ओर YF-22 जो नहीं F-22 थोड़ा धीमा था पर उसे चलाने में रिस्क भी कम था। दोनों जेट्स खतरनाक हथियार लगाए हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा घातक थी एम यानी MRM जिसे आज हम कहते हैं, AIM-9 और AIM-120 मिसाइलें। कहते हैं कि YF-22 ने जो सफलतापूर्वक इन मिसाइलों को दागा, लेकिन YF-23 ऐसा नहीं कर पाया। यही कारण था कि YF-23 पीछे रह गया। परीक्षण के दौरान जितनी भी चीजें सामने आई उन्हें ध्यान में रख के F-22 में बदलाव किए गए और जो सफलताएं YF-23 में थी उन्हें ही F-22 में डाल दिया गया और इसे और बेहतर बनाया गया। जैसे कि अन्य जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी ताकत होती है कि वो कितना पेलोड ले जा सकते हैं और कितनी स्पीड से जाते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी टेक्नोलॉजी। जी हाँ, YF-22 जो फाइटर जेट है यानी कि जिसे F-22 रैप्टर कहते हैं, इसमें सबसे कारगर टेक्नोलॉजी लगी है आज की। इसमें सार और सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम की एक तकनीक लगाई गई है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो होते हैं उन पर काम करती है और सार टेक्नोलॉजी ऊपर आसमान से नीचे जमीन पर जानकारी भेजती है जिसके जरिए दुश्मन का पता चल सकता है। इस तकनीक के जरिए यह बिना किसी भी नजर में आए दुश्मन की सारी जानकारी निकाल सकता है। इसका जो पीछे मेन मोटो था
ये था कि एक असासियन था, यानी कि एक सिलेक्टेड टारगेट इसे दिया जाए, ये मार के तुरंत वापस आ जाए और डाटा कलेक्ट करके लिया और किसी को पता भी ना चले। यही इसे बनाने का मेन मोटो था। तभी इसे कहा जाता है कि जो F-22 है ये युद्ध के पहले दिन में कारगर होता है। और इसके बारे में एक जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो F-22 है, एक जो इसकी F-22 की अगर पूरी कैपेबिलिटी को, जैसे कि भारत का कोई बेहतरीन पायलट अगर इसे चला रहा है, जैसे कि अभिनंदन जैसा पायलट अगर F-22 को चला रहा हो, तो ये पाकिस्तान की पूरी एक फ्लीट जिसमें 17 से 18 जेट्स होते हैं, उन्हें उड़ने से पहले जमीन पर उनका पता लगाकर उन्हें मारकर वापस आ जाएगा और पाकिस्तानियों को तो खबर भी नहीं लगेगी, ना ही उनके रडार इस काबिल है। यहाँ तक कि जो रूस की S-400 बनाने वाली मिसाइल की जो कंपनी है, उनके डायरेक्टर से पूछा गया कि क्या वो F-22 रैप्टर को गिरा सकता है या फिर F-35 को। तो उसने कहा कि F-35 को तो ये एंगेज कर सकता है, लेकिन अगर F-22 को मार गिराना हो S-400 टाइम्स से, तो उसके लिए एक पूरा ही सिक्योर, मतलब कि बहुत ज्यादा बैटरियां उसमें लगेगी, 4 या 5 बैटरी उसी से मार नहीं गिराया जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान को इसे बचना है तो पूरा पाकिस्तान को इससे कवर करना होगा। अगर इसे 1 या 1.5 किलोमीटर का भी एरिया से मिल गया जहां पर ये रडार की कवरेज नहीं है, तो वहां से भी अपना काम करके चुपचाप निकल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि F-22 में भी सारी खूबियां हैं। पहले इसमें बहुत कमियां थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसमें कई सारे बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसकी मारक क्षमता को पहले से ज्यादा आक्रामक बनाया जा रहा है और इसकी एक खासियत को बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये हवा में ही दूसरी मिसाइलों को खत्म कर देगा, यानी अगर कोई इस पर हमला करता है तो उसे अपने तक आने से पहले ये मार गिराएगा। F-22 में पहले ही मिसाइल लगी हुई थी, लेकिन अब इसमें AIM-120D और AIM-9X मिसाइलों को शामिल किया जा रहा है। आपको बता दूं कि AIM-9X जो डेडलिएस्ट एयर टू एयर मिसाइल है, इसमें सॉफ्टवेयर को भी बदला जा रहा है ताकि इसका हथियार बदलने का समय भी कम हो जाए। इसके जरिए यह अलग अलग मिसाइलों का प्रयोग कर पाएगा बिना कोई वक्त जाए किए। इतना ही नहीं, इसमें लगा हुआ फायर एंड फारगेट सिस्टम बिल्कुल अचूक है। यह दिन रात किसी भी मौसम में काम कर सकता है बिना किसी रुकावट के। इसकी AIM-9X जो मिसाइल है उसके बारे में कहा जाता है कि एक बार जब इसके जरिए मिसाइल दाग दी गई तो वह किसी भी कीमत पर टारगेट को धराशायी करेगी ही करेगी। F-22 का टैक्टिकल मैंडेट सिस्टम भी अपग्रेड किया जा रहा है अब भी। इसमें नया एंटीना लगा के इसके बाद यह किसी भी रडार को खुद से छुपा पाएगा और ज्यादा बेहतरीन तरीके से। अपनी इस खूबियों के साथ F-22 जब आसमान में उड़ेगा दुश्मन अपने बिलों में छुपे दिखेंगे, आपको कोई नहीं निकलेगा। F-22 को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए अमेरिका ने इसमें अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि इसको इतनी बड़ी उपलब्धि मिल सकी है। इसका सबसे मुख्य हथियार है इसका सिक्स रडार गाइडेड AIM-120C मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। जी हाँ, 9X तो है ही, एक और इसकी डेडलेस मिसाइल है AIM-120C, माफ कीजिएगा AIM यानी AMRAAM-120C मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अपनी इस मिसाइल के जरिए आसमान में दिखने वाले किसी भी खतरे को, यानी अगर डॉग फाइट होती है तो इससे बचना नामुमकिन। ये जितना कारगर आसमान में उड़ता है उतना ही ये जमीन पर भी है। साथ ही ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, इसे रनवे की जरूरत नहीं है। इसमें खास मिसाइल लगाई गई है जमीनी खतरों के लिए। F-22 में 1000 पाउंड की GBU-32 जॉइंट डायरेक्ट अटैक मिसाइल लगाई गई है। इसमें इस काम के लिए AIM-120C का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे बदल दिया जाता है GBU-32 से। इन मिसाइलों के साथ ही जमीन पर भी आसमान जैसा ही घातक साबित हो सकता है। साथ ही इसमें लगा M61A2 मल्टी बैरल गन है जो 20 mm की गोलियां दाग सकता है। यह गन एक बार में 480 गोलियां फायर करने का दम रखती है। वहीं अगर इसके फायर रेंज रेट की बात करें तो यह 100 गोलियां प्रति सेकंड के हिसाब से दुश्मन को छलनी कर सकता है। इसे अपने ईंधन के लिए भी कहीं भागना नहीं पड़ेगा। अपने पंखों में ये एक एक्स्ट्रा फ्यूल, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए एक अलग से उसमें इंजीनियरिंग सिस्टम होता है, उसे ये लेकर चलता है। जैसे कि मैं शुरू में बताया कि F-22 की स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसे स्टेल्थ बनाने के लिए इसकी स्पीड को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता। F-22 लड़ाकू विमान को स्थान तक पहुंचाने के लिए इसकी स्पीड का बहुत अच्छा योगदान है। माना जाता है कि अभी तक ऑफिशियल अमेरिका ने इसका रिलीज नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि ये 2410 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस जेट को इस गति को पहुंचाने में मदद करते हैं इसके खास इंजन। इसके इंजन है ट्रेंट और विटनी F119 TW100 और बेटन टर्बोफैन वाला इंजन इसमें इसे गोली से भी तेज बना देता है। और 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो ये बिल्कुल चुटकियों में ऐसे ही पकड़ लेता है। जरूरत पड़ने पर ये अपनी गति को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और इतना ही नहीं, तेज गति के बाद भी ये
3220 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को अपना निशाना लगा सकता है, यानी कि स्पीड से भी। F-22 कितनी सारी खुदें देख ली, अभी इसकी आपको दाम भी बता देते हैं। जो इसका एक मुझे लगता है, बल्कि दुनिया को लगता है कि एक इसका कॉन्स भी है प्रोज के साथ। इसकी हर सुविधाओं से लैस F-22 रैप्टर की अगर कोई कीमत खरीदना चाहे तो करीबन $200 मिलियन है। ये तो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये एक ही 20 का काम करता है। इसकी विशेषताओं के हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि F-22 रैप्टर को आखिर क्यों सबसे बड़ा फाइटर जेट कहा जाता है। ये जेट ही इतना खास है, हालांकि महंगा है, लेकिन ये खास भी इतना ही है। खास चीज महंगी ही होती है हमेशा। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि भारत को मिलने की संभावना कितनी है। देखिए, फिलहाल आज की तारीख में हालात है कि अमेरिका ने इसकी ये इतना डेडलीस्ट है कि इसे किसी को भी देने से, यानी कि अपने जो एलाइज है उन्हें देने से इनकार कर रखा है। हालांकि इसका एक छोटा भाई भी है F-35, लेकिन वो इतना स्टेल्थी नहीं है, हालांकि वो भी एडवांस है, वो इंडिया को मिलने की ज्यादा चांस। लेकिन F-22 इंडिया को अमेरिका जब देगा जब चीन के खिलाफ उसकी हर रणनीति कामयाब नहीं होगी, तब भारत को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। हालांकि अभी भी जो अमेरिका में बात चल रही है वो ये कि जब F-22 को बनाने में बहुत खर्च हुआ है, इतना खर्च हुआ है कि इंडियन आर्मी की करीबन 6 साल तक का बजट, जो पिछले 6 साल का बजट है, वो कंबाइन करके करीबन 300 बिलियन बैठता है। इतना इससे ज्यादा, और अब इस पे खर्च हो ही रहा है। इसके और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं अमेरिकन, इसे और ज्यादा शार्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के हालात ये है कि अभी इस पर अमेरिकी कांग्रेस ने अभी इस पर बैन लगाया हुआ बेचने के। लेकिन अब बात ये चल रही है कि जब इस पर इतना खर्च किया गया है, तो इसे सिर्फ अपने जो अलाइज है, जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध है, उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ इसे बेच दिया जाए। हालांकि अभी तो भारत को, अब आप कोई कमेंट में बोलेगा कि यार भारत को इसे खरीदना चाहिए क्योंकि भारत अपना एमका बना रहा है, लेकिन एमका अगर आप थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। लेकिन एमका किसी भी हालत में कितना भी इंडिया फास्ट चल ले, 2030 से पहले, 2035 से पहले वो इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हो सकता, और उसमें भी 10-15 साल लगेंगे। और उसके बाद भी इसमें बीच में डिले भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में डिले होता है। अमेरिका को इसे डेवलप करने में 40 साल लग गए, धीरे धीरे उसने भी डेवलप किया। तो हर चीज, ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा इंडिया इस चीज को भी देख रहा है कि एमका से अलग अगर हम अगर मान लिया हम अभी 5th जनरेशन पे काम करें, इतना हम 5th को डेवलप करेंगे, उसे अपने आर्मी में शामिल करेंगे, इतना तो दुनिया 6th जनरेशन बना लेगी। तो इंडिया इसे स्किप करके 6th जनरेशन की तरफ भी देख रहा है, जो ब्रिटेन के साथ उसका कोलैबोरेशन हो सकता है। उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों, संभावना है, लेकिन अभी नहीं, 4 से 5 साल बाद संभावना जरूर है कि ये भारत में शामिल हो सकता है, अगर यूएस कांग्रेस इससे बैन हटा सकता है।